आपको बता रहे हैं कि कैसे क्रेमलिन के खिलाफ कीव की एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक घेराबंदी भी हुई है। मॉस्को से लेकर क्रीमिया तक 72 घंटे के आक्रमण से यूक्रेन ने पश्चिमी देशों को यह संदेश दे दिया है कि वो रूस के भीतर तक गहरे जख्म देने की ताकत रखता है। क्रीमिया की इकलौती गैस स्टोरेज फैसिलिटी और थर्मल पावर प्लांट को तबाह करके यूक्रेन अब क्रीमिया की सप्लाई चेन तोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। ज़ेलेंस्की का प्लान है किसी भी सूरत में पुतिन को हमले रोकने के लिए मजबूर करना। 3 दिन में 3000 से ज्यादा ड्रोन हमले करके ज़ेलेंस्की ने बता दिया है कि यूरोप की सरपरस्ती में वो पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है। यूक्रेन के ड्रोन हमले से क्रीमिया का आधा इलाका अंधेरे में डूब गया है, जिसकी वजह है क्रीमिया के तावरियन थर्मल पावर प्लांट पर हमला। ये प्लांट 2019 में शुरू हुआ था। इसे बनाने में करीब कुल खर्च आया था 10,000 करोड़ रुपए का। इस पावर प्लांट की कुल क्षमता 470 मेगावाट है, जो नेचुरल गैस डीजल से संचालित होता है। इस प्लांट में आधी रात ड्रोन अटैक हुआ, जिससे 2 यूनिट पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। पावर प्लांट के फ्यूल टैंक में विस्फोट हुआ। इस प्लांट से 60% क्रीमिया को पावर सप्लाई होती है। इसे मध्य दक्षिणी क्रीमिया का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस पर हमला होने से कई इलाकों की पावर सप्लाई रुक गई, जिसमें सिम्फरोपोल से वस्तोपोल और दोवरिस्का, बख्शी सराय, जनकोई और साकी इलाके शामिल हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एनर्जी सेक्टर हैं। इस हमले में अंडरग्राउंड गैस फैसिलिटी खाक हो गई है, जो क्रीमिया के तरखांकुंद प्रांत से जो प्रायद्वीप है उसका ये ग्लेबोवोस्कोय अंडरग्राउंड गैस फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी को क्रीमिया की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ये क्रीमिया का इकलौता अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज है। यहाँ पूरे क्रीमिया का गैस ट्रांसमिशन सिस्टम भी लगा है, जिसके जरिए लगातार प्रेशर बनाए रखा जाता है। यहाँ से पाइपलाइन के जरिए थर्मल पावर प्लांट को गैस सप्लाई होती है। पहली बार साल 1960 में यहाँ प्राकृतिक गैस क्षेत्र की खोज की गई थी। बाद में साल 1991 में इसे अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज फैसिलिटी बनाया गया। अब उसी जगह पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है, जिससे गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन खाक हो गया है। क्रीमिया में रूस ने 2014 के बाद अरबों डॉलर लगाकर बिजली, गैस और दैनिक ढांचा खड़ा किया, लेकिन अब ज़ेलेंस्की के ड्रोन उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन को ब्रिटेन से 1.5 लाख नए ड्रोन मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन के ड्रोन रूस के भीतर ऐसी तबाही मचा चुके हैं कि फ्रंट लाइन से हजारों किलोमीटर दूर बैठे पुतिन भी बेचैन होंगे। मॉस्को से लेकर समारा तक तेल रिफाइनरियों पर सबसे बड़े हमले हुए हैं और रूस की तेल क्षमता पर सीधी चोट पड़ी है। यूक्रेन के ऑपरेशन एनर्जी ने इस बार मॉस्को पर सबसे बड़ा वार किया है। मॉस्को ऑयल रिफाइनरी का काम ठप पड़ गया है। समारा से तातरास्तान तक रूस का तेल सप्लाई सिस्टम भारी दबाव में है और हालात ऐसे बन गए हैं कि रूस के कई इलाकों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर कोटा लगाना पड़ा है। यानी यूक्रेन ने रूस की उस नस पर हाथ रख दिया है जहां से उसकी अर्थव्यवस्था भी चलती है और युद्ध मशीन भी। जवाब में रूस ने भी यूक्रेन के खार्किव और सुमी क्षेत्रों में बड़े हवाई हमले तेज कर दिए हैं। 2024 में इस रिफाइनरी ने करीब 1 करोड़ 16 लाख टन तेल प्रोसेस किया था। यहाँ से सिर्फ रूस की राजधानी के लिए नहीं, बल्कि पूरे मॉस्को रीजन की तेल सप्लाई सुनिश्चित होती थी। जिस यूनिट पर ड्रोन हमला हुआ वो प्लांट के सबसे बड़े हिस्से वाले आउटपुट से जुड़ी थी। यानी यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को की विशाल रिफाइनरी में सीधे वहां गिरे जहां से कच्चा तेल ईंधन बनकर निकलता था। देखिए, यूक्रेन के ऑपरेशन एनर्जी में इस साल रूस की कौन सी बड़ी रिफाइनरियों पर हमले हुए हैं। सबसे नया और सबसे बड़ा हमला मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर हुआ है। इस हमले की वजह से रिफाइनरी पूरी तरह से बंद करनी पड़ी है। फरवरी 2026 में वोल्गोग्राद रिफाइनरी की मुख्य यूनिट पर अटैक हुआ था और रिफाइनरी के ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा। मार्च 2026 में यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सारातोर रिफाइनरी की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट को बंद करना पड़ा और रूस की बड़ी इलिस की रिफाइनरी पर इस साल अब तक कई बार ड्रोन हमले हो चुके हैं। इसी तरह रूस की सिजरान रिफाइनरी भी बार बार यूक्रेन के ड्रोन निशाने पर आ रही है। रूस की स्लाव्यांस्का रिफाइनरी पर भी बार बार ड्रोन हमले हो रहे हैं। इसी तरह रूस के उख्ता शहर की रिफाइनरी में ड्रोन हमले के बाद आग लग जाने से उत्पादन ठप करना पड़ा था। रूस के क्रास्नोदर रीजन की अफीस की रिफाइनरी भी ड्रोन हमले के बाद क्षतिग्रस्त हुई है और मध्य पूर्व की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक रियाजान रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला हो चुका है। लेनिनग्राद के किरीशी रिफाइनरी पूरे रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में शामिल है और यहाँ इस साल जो जानकारी है यूक्रेन के ड्रोन पहुंच चुके हैं।
इसी तरह वोल्गा रीजन की तातारस्तान रिफाइनरी का उत्पादन भी यूक्रेन के ड्रोन हमलों से घट चुका है। समारा की सबसे बड़ी रिफाइनरी नोवोकुइविशेवस्क पर भी ड्रोन हमला हो चुका है। एक सोची समझी रणनीति के तहत रूस के 120 से ज्यादा ऊर्जा ठिकानों को दहला दिया है। इन हमलों में रूस की रीढ़ मानी जाने वाली 81 तेल रिफाइनरियों पर सीधे सटीक प्रहार किए गए हैं। नतीजा ये हुआ है कि रूस की रिफाइनरी क्षमता कम से कम 15% कम हो गई है। आंकड़ों में समझे तो रूस को हर दिन करीब 9 लाख बैरल तेल प्रोसेसिंग क्षमता का भारी नुकसान हो रहा है। यानी रूस की सालाना 47 लाख टन की रिफाइनिंग क्षमता पर ताला लग गया है। रिफाइनरियों पर मची इस तबाही का असर अब रूस के 53 से ज्यादा शहरों में तेल और डीजल की राशनिंग के रूप में दिख रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि पेट्रोल पंपों पर अब ग्राहकों को एक बार में सिर्फ 20 लीटर पेट्रोल ही दिया जा रहा है। यही नहीं, भारी वाहनों और ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल की खरीद सीमा को भी घटाकर सिर्फ 40 लीटर कर दिया गया है। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में भी ये कैपिंग लागू हो गई है। राजधानी मॉस्को की सबसे बड़ी रिफाइनरी बंद होने से 40% पेट्रोल सप्लाई रुक गई है। किसानों को भी फसल काटने के लिए डीजल नहीं मिल पा रहा। रूस का ईंधन निर्यात 2022 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है। ईरान पर हमले में इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी रहा, लेकिन समझौता होने के बाद दोनों देशों की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। नेतन्याहू किसी कीमत पर लेबनान मिशन रोकने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर का ऐलान होने के कुछ ही देर बाद लेबनान में हमलों की शुरुआत हो गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने सरकार को सतर्क किया है कि नेतन्याहू ईरान के साथ समझौते में सबसे बड़ा अड़ंगा बनने वाले हैं। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया दावा कर रही है कि अमेरिका नेतन्याहू को चुनाव हरवाने का अभियान शुरू कर चुके हैं। लेबनान सरकार ने इजराइल पर सिविलियन को मारने का आरोप लगाया। शुक्रवार को इजरायली हमलों में 47 नागरिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। 100 से अधिक इमारतों को बमबारी से नुकसान हुआ कि नेतन्याहू ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जिसके जरिए शांति समझौते को खत्म किया जा सके। इस बीच इजराइल ने लेबनान में नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आईडीएफ का प्लान अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर कब्जा करना है। लेबनान में इजराइल ने अली अल ताहिर पहाड़ियों पर कब्जे का मिशन शुरू किया है। इजरायली सेना की कोशिश है कि पहाड़ी पर सेना का पूरी तरह से कब्जा हो सके। अब अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच जंग शुरू हो गई है। पहाड़ी पर आईडीएफ की भारी गोलाबारी जारी है। अली अल ताहिर की पहाड़ियां दक्षिण लेबनान की अहम लोकेशन है। ये इलाका इजरायली सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इन्हीं पहाड़ियों की ऊंचाई पर बैठकर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना की मूवमेंट पर नजर रखते हैं। ऊंची जगह से हमला करना आसान होता है, इसलिए इजरायली सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। दक्षिण लेबनान में अली अल ताहिर की पहाड़ियां लंबे समय से हिज्ब का अहम ठिकाना है। पहाड़ी पर हिज्ब के हथियारों का गोदाम है। मिसाइल हमले करने के ठिकाने भी हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हिज्ब के हजारों लड़ाके पहाड़ियों में छिपे हो सकते हैं। ईरानी मीडिया हॉर्मुज़ बंद करने की मांग करने लगी। अमेरिका के साथ एमओयू को कैंसिल करने की मांग भी हुई। लेबनान पर तुरंत हमले रोकने की मांग हो रही। लेबनान में युद्ध विराम के बावजूद हमले हो रहे हैं। लेबनान में युद्ध विराम के ऐलान के चंद घंटे बाद ही बमबारी शुरू हो गई थी। हमले के लिए 13 बार इजरायली विमान लेबनान में शामिल हुए। लेबनान में लगातार बम धमाके हो रहे हैं। इजरायली सीमा से भी गोलाबारी की जा रही है। इजरायली सेना लेबनान के गांवों पर निशाना साधकर हमले कर रही है। इजरायली सेना कई इमारतों को नष्ट कर चुकी है। इजरायल ने साबित कर दिया है कि युद्ध विराम का पालन नहीं होगा और लगातार हमले होते रहेंगे। ईरान से समझौते की कोशिश को कमजोर कर सकते हैं। इजरायली पीएम लेबनान में युद्ध जारी रखने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री पर लेबनान में युद्ध जारी रखने का भारी राजनीतिक दबाव। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि ट्रंप के इशारे पर इजरायल में विपक्षी नेताओं से संपर्क किया जा रहा है। इजरायली मीडिया का दावा है कि अमेरिका विपक्षी नेता नेफ्ताली बेनेट के संपर्क में है। अमेरिकी एजेंसियां एक पूर्व सेना प्रमुख से भी बातचीत कर रही। अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीति के दस्तावेज पर तो दस्तखत हो गए, लेकिन ये कूटनीति कामयाब होगी या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह लगातार बना हुआ है। एमओयू पर जिनेवा में बातचीत शुरू होने वाली थी, लेकिन लेबनान पर हुए हमलों की वजह से वार्ता स्थगित हो गई। ना तो कोई दूसरी आधिकारिक तारीख बताई गई, ना ही कोई जगह। यानी ईरान के तेवर अभी तक सख्त हैं और इसीलिए ट्रंप ने भी 2 मोर्चों पर अपनी तैयारी दिखा दी है। मतलब या तो वार्ता होगी या फिर युद्ध। ट्रंप चाहते हैं कि जिस एमओयू पर दस्तखत हुए हैं उसके मुताबिक वार्ता शुरू हो और इस वार्ता के लिए ईरान पर कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बने।
इसलिए एक तरफ वार्ता के लिए मध्यस्थों के साथ बैठक की तैयारी, तो दूसरी तरफ बॉम्बर्स की तैनाती करके रणनीतिक दबाव बनाया गया। 21 जून को मिस्र की राजधानी काहिरा में पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग का मकसद है ईरान को वार्ता की टेबल पर वापस लाना। इसका दूसरा मतलब यह है कि ट्रंप को ईरान के वादों पर यकीन नहीं है, इसलिए ईरान के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली गई। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयर बेस पर विमानों की तैनाती कर दी गई है, जिसमें 13 B-1 बॉम्बर्स और 5 B-52 बॉम्बर्स शामिल हैं। इसमें 39% अमेरिकी चाहते हैं कि ईरान से समाधान वार्ता के जरिए, 36% अमेरिकी ईरान में सत्ता परिवर्तन के समर्थक हैं, वहीं 51% रिपब्लिकन ईरान में सीधे तौर पर नई सरकार चाहते हैं और 52% डेमोक्रेट्स भी कूटनीति के पक्ष में हैं। यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मोड़ आ गया है, जिसके बाद एक और देश के खिलाफ जंग का मैदान खुल सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को अल्टीमेटम दे दिया है, जिससे क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। आखिर क्या है ज़ेलेंस्की की धमकी जिससे बौखलाए पुतिन यूक्रेन तबाही का आखिरी आदेश दे सकते हैं? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूक्रेन का दावा है कि बेलारूस में रूसी हथियार तैनात है, जिसमें परमाणु मिसाइल और एस्निक भी तैनात की गई। साथ ही यूरोपीय देशों पर हमले के लिए रडार सिस्टम भी लगाए गए। बेलारूस में हाईटेक रिले सिस्टम और रडार लगाए गए हैं, जो बेलारूस के 2 सीमावर्ती प्रांतों में मोबाइल टावरों पर लगाए गए हैं। इन रडार और रिपीटर सिस्टम की मदद रूस को मिल रही है, जिसके दम पर वो अपने किलर ड्रोन को यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भेज रहा है। ये रडार रूसी ड्रोन्स के लिए आंख और कान का काम कर रहे हैं। इनके कारण यूक्रेन के बेगुनाह नागरिक रोज अपनी जान गंवा रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग में सबसे अहम विषय यही माना जा रहा था कि रणनीतिक मोर्चे पर किसे बढ़त मिली और कौन पिछड़ रहा है, लेकिन अब यूक्रेन ने एक ऐसा दांव चला है जिससे क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। ज़ेलेंस्की के वैज्ञानिकों ने पुतिन के प्रक्षेपास्त्रों को ही उनके लिए अब सबसे बड़ा संकट बना दिया है। आखिर कैसे किया यूक्रेन ने इतना बड़ा उलटफेर, इस रिपोर्ट में जानिए। और वो ये कि यूक्रेन की ट्रॉफी लैब ने एक डेटाबेस तैयार कर लिया है और ये डेटाबेस रूसी हथियारों की कमजोरी उजागर करने वाला है। खबर के अनुसार हमले के दौरान गिरी मिसाइलों के पुर्जे यूक्रेन ने इकट्ठा कर लिए। अत्याधुनिक ड्रोन के मलबे से भी यूक्रेनी वैज्ञानिकों ने पुर्जे जुटा लिए। इसमें कहा गया है कि यूक्रेन ने ट्रॉफी लैब नाम से एक डेटाबेस लॉन्च किया है, जिसमें रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल और एस्निक का पूरा कच्चा चिट्ठा शामिल है। ये वो सीक्रेट डेटा है जिसे पाकर अब पश्चिमी देश रूसी हथियारों की अचूक काट तैयार करेंगे, क्योंकि रूस की इसी ऑरेशनिक मिसाइल से पूरा यूरोप थर्राता है, जिसका डेटा हासिल करने के लिए यूरोपीय देश खुफिया एजेंसियों पर भारी रकम खर्च कर रहे थे।